तो इस लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है बर्नौली थ्योरम। उसका प्रूफ भी देखेंगे, उसको समझेंगे, उसका एप्लीकेशन भी देखेंगे। लेकिन चूंकि बर्नौली थ्योरम में जो टर्म्स आते हैं, पहले उन टर्म्स को इंडिविजुअली समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो उसमें 3 टर्म्स मेन आते हैं। उसमें सबसे पहला टर्म्स आता है काइनेटिक एनर्जी। जो टर्म आएगा वो इससे रिलेटेड आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी होता क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए। फ्लूइड मैकेनिक्स में वो होता है द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। यानी किसी फ्लूइड के मोशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी पाई जाती है उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और उसकी वैल्यू होती है हाफ mv²। अब अगर इसी एनर्जी को मैं कह दूं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, तो क्या हो जाएगा हाफ mv² अपॉन mg, वेट से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी हाफ v² बाई g, यानी v² अपॉन 2g कर देंगे। इसको ऐसे लिख लीजिए v² बाई 2g, क्योंकि m से कैंसिल हो जाएगा। ये जो v² बाई 2g है ये क्या कहला सकता है, इसे कहते हैं हम लोग वेलोसिटी हेड। वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड कहलाएगा v²/2g। ये मैंने क्यों फाइंड किया, क्योंकि बर्नौली थ्योरम में तो आएगा ही आएगा, साथ के साथ न्यूमेरिकल में आपको सीधे लिख के देता है वेलोसिटी हेड की वैल्यू इतनी है। तो आप कैसे पता करेंगे वेलोसिटी हेड, इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। अब वेट से हमने डिवाइड कर दिया, वैल्यू आ गई v²/2g। ऐसे एक टर्म होता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर पर यूनिट वॉल्यूम की बात की जाए इसका मतलब हाफ mv² अपॉन वॉल्यूम। ये v है कैपिटल V, ये वेलोसिटी का v है, ये कैपिटल V है। तो देखिए यहां से क्या दिख रहा है मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होता है डेंसिटी रो। हम इसको लिख सकते हैं हाफ रो v², ये v वेलोसिटी है ना। तो यहां से देखिए अगर ये कहा जाए कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो होगा हाफ रो v²। ये इसका बहुत बड़ा यूज होगा अभी बर्नौली थ्योरम में, है ना। तो इस चीज को थोड़ा दिमाग में बिठा लीजिएगा कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी हाफ रो v², वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। सेकंड टर्म है पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय ए रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड लिक्विड है। पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय ए लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। पोजीशन कहां पर, अबव द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर किसी फ्लूइड को हम लेकर गए तो उसके अंदर जो एनर्जी पाई जाती है उसको कहते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला बन जाता है P = mgh, ठीक है mgh। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है अगर हम लोग इसके कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, जैसे यहाँ वेलोसिटी हेड फाइंड किया गया था वैसे पोटेंशियल एनर्जी का हेड फाइंड किया जाएगा, है ना, पोटेंशियल हेड। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट ये कितना होगा, इसका मतलब क्या होगा mgh अपॉन वेट से डिवाइड कीजिए mg। तो देखिए mg से mg कैंसिल, ये कहलाएगा h। तो h क्या है, h है पोटेंशियल हेड, क्या कहेंगे इसको पोटेंशियल हेड, h को कहेंगे हम लोग पोटेंशियल हेड। नेक्स्ट हमारे पास एक और एनर्जी जो बर्नौली थ्योरम में आने वाला है और वो है वहां पर प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी है ना। अच्छा एक चीज और इसमें और भी फाइंड कर लें, ये तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट हुआ, हमें क्या करना चाहिए, हमें जैसे हमने फाइंड किया था ना काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहां हम इसको भी फाइंड कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यहां लिख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है mgh अपॉन वॉल्यूम v। देखिए
यहाँ m/v क्या होगा, डेंसिटी रो, यहाँ से फॉर्मूला आ गया रो जी एच। तो ये फॉर्मूला बन जाता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बर्नौली थ्योरम में यही पोर्शन आने वाला है, तो ध्यान से दीजिएगा इसको, है ना। तो हमने यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी में 2 पॉइंट्स पढ़ लिए। एक पढ़ लिया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी हेड v, और दूसरा फाइंड किया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है हाफ रो v स्क्वायर, v इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। देन पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड किया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट होगा यहाँ पर h कैंसिल होकर के, और इसको कहेंगे हम लोग पोटेंशियल हेड। ऐसे ही अगर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड किए, यानी वॉल्यूम से डिवाइड करें, तो आ जाएगा हमारे पास रो जी एच की वैल्यू, जिसे हम यूज करेंगे। खासकर ये वैल्यू रो जी एच और ये वैल्यू हाफ रो वी स्क्वायर, ये दोनों टर्म वहां पर हमारे पास अभी बर्नौली थ्योरम में यूज होने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। अब बात करते हैं द एनर्जी प्रोसेस बाय ए लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर एनर्जी, है ना, कि प्रेशर एनर्जी से जो है जो प्रेशर की वजह से जो एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है, प्रेशर एनर्जी। तो ये जो होता है ना प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को हम लोग सीधे लिख देते हैं P, इसी को सीधे लिख देते हैं P। तो टोटल एनर्जी कितना होगा, टोटल प्रेशर एनर्जी, ये तो पर यूनिट वॉल्यूम है ना, टोटल प्रेशर एनर्जी लिख दीजिए, हाँ प्रेशर एनर्जी, ये हो जाएगा P इंटू V। ये जो टर्म यूज होता है ना P, बर्नौली थ्योरम में डायरेक्ट यूज होगा कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो होगा P, और टोटल प्रेशर एनर्जी हो गया प्रेशर P इंटू V, V इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब एक चीज हमने और भी तो फाइंड करना था, पर यूनिट वेट वाला। यहां से देखिए पर यूनिट वेट फाइंड करने के, तो प्रेशर एनर्जी, हाँ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट क्या हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी तो P था ही, PV अपॉन वेट यानी mg। तो देखिए हाँ इसको प्रेशर हेड बोलेंगे, हाँ अभी जो आएगा उसको प्रेशर हेड बोलेंगे। अब ये देखिए ये वॉल्यूम है, हम क्या करेंगे वॉल्यूम को ज्यादा नीचे लेके जाओ, क्या हो जाएगा P अपॉन m/v इंटू जी। देखिए ये जो वॉल्यूम था उसको नीचे लेके आ गया, तो m/v इंटू जी क्या बन गया, डेंसिटी, यानी प्रेशर हेड जो होगा वो होगा P अपॉन रो जी। ये टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रेशर हेड। न्यूमेरिकल में ये टर्म आने वाला है, इसलिए इसको जरा कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान दे करके नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद बर्नौली थ्योरम को डिराइव करते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं बर्नौली प्रिंसिपल, जिसके लिए भी हम लोगों ने इतनी सारी तैयारी की, 3 बाकायदा उसमें हम लोगों ने हेड पढ़े, है ना। बर्नौली प्रिंसिपल पूरे के पूरे फ्लूइड के चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहले इस प्रिंसिपल को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, उसके बाद इसके डेरिवेशन करेंगे, इसके एप्लीकेशन समझेंगे, और फिर न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे। बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है वो समझिए। इन्होंने कहा कि अगर कोई फ्लूइड, पहली बात तो लेमिनार फ्लो यानी कि स्ट्रीमलाइन फ्लो हो, दूसरी बात नॉन विस्कस हो, और तीसरी बात इररोटेशनल हो, यानी कि लिक्विड जो हो स्ट्रीमलाइन में जा रहा हो, रोटेशनल फ्लो ना रहा हो, अगर ऐसा फ्लो पाया जा रहा है, ठीक है, इसमें कुछ और भी एजम्पशन लिए गए हैं, तो बाद में मैं डिस्कस करूंगा। ये 3 पहले एजम्पशन हैं कि क्या है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो चल रही हो लेमिनार फ्लो में, और साथ ही साथ क्या हो कि नॉन विस्कस फोर्स हो, है ना, नॉन विस्कस फ्लूइड हो, और साथ ही साथ इररोटेशनल हो। तो इसका किसी भी पॉइंट पर ये जो 3 एनर्जी होती है, ये 3 एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में कांस्टेंट होता है। ये टर्म याद रखिएगा, आगे लिखा हुआ पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये इसीलिए मैंने यहां पर देखिए रो वी स्क्वायर लिखा हुआ है,
हाफ एम वी स्क्वायर नहीं आया, रो वी स्क्वायर आया, क्योंकि एम बाई वी रो बन जाता है, जैसे मैंने पिछला बार समझाया था। ये तीनों पॉइंट क्या होते हैं, तीनों एनर्जी कांस्टेंट बने रहते हैं। तो ये तो हो गया इनका लॉ। अब इस लॉ को ये प्रूफ करते हैं हम लोग, देखते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। तो मैंने यहाँ पर देखिए एक पाइप बनाया हुआ है। पाइप कैसा है, सिंपल ये पाइप है, डायग्राम देख कर डरने की जरूरत नहीं है। ये एक पाइप है, पाइप को मान लीजिए यहाँ पर डायमीटर कुछ है ना, और आगे जाकर के ये पाइप को मैंने पतला कर दिया, इसका डायमीटर डिक्रीज कर दिया, तो आगे पतली होगी पाइप। जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप पढ़ेंगे तो इसी में मैंने आपको समझाया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 किसी भी पॉइंट पर, यानी अगर आप एरिया डिक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे है ना तो एरिया डिक्रीज हो जाता है, इस तरीके से होता है। और एरिया अगर इंक्रीज करें तो वेलोसिटी डिक्रीज होता है, एरिया डिक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाता है। हम लोग पाइप से पानी डालते रहते हैं, अगर हमें फ्लो तेज करना है तो हम क्या करते हैं, वहां एरिया डिक्रीज कर देते हैं। यहाँ पर भी हम वही चीज समझने वाले हैं, एक पाइप है, यहाँ डायमीटर ज्यादा है, बाद में डायमीटर उसका कम हो गया। यहाँ पर मैंने क्या लिया है कि इसको मैंने थोड़ा टिल्ट भी लिया है, ताकि ये जो अर्थ का सरफेस है इस पोर्शन की हाइट h1 है, स्मॉल h1, और इस पोर्शन यानी ये जो फ्लूइड है इसका h2 है। तो यहाँ पर मुझे पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज मिल जाएगा, अगर सेम होता तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं मिलता। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि मान लीजिए यहाँ पर जो फ्लूइड है इस पर हमने एक यहाँ पर एक प्रेशर लग रहा है, तभी तो आगे जा रहा है पानी। तो यहाँ पर हमने प्रेशर लगाया P1, इसका एरिया A1 है, तो जो फोर्स लगेगा प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा, यानी फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। साथ ही साथ ये जो फ्लूइड जो चल रहा है यहाँ पर, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर v1 है, और ये ट्रेवल कर गया A से A डैश तक। यही उसी टाइम में, सेम टाइम में फ्लूइड आगे यहाँ से यहाँ कहाँ चला गया, B से पहुंच गया B डैश तक, और इसकी वेलोसिटी होगी v2, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटीन्यूटी आप समझ रहे हैं, एरिया चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर एक बात समझते हैं, मैंने जैसे इक्वेशन ऑफ कंटीन्यूटी में आपको समझाया था, मैं थोड़ा सा फिर से ब्रीफ कर दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप पॉइंट A से पॉइंट A डैश तक जाते हैं, और इसके डिस्टेंस से d और वेलोसिटी v से जाते हैं, और टाइम लगाते हैं डेल्टा t, तो क्या आप ले सकते हैं v इज इक्वल टू d बाई डेल्टा t, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हम लोग d इज इक्वल टू ले सकते हैं v इंटू डेल्टा t, वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्टेंस को। इसी तरीके से यहां भी हो सकता है, ये जो लेयर थी a डैश तक पहुंची, तो डिस्टेंस कितना होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी मैं लिख दूंगा v1 इंटू डेल्टा t, ठीक है, वेलोसिटी इंटू डेल्टा t। और उसी तरीके से मैं यहां से ले सकता हूं, ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा v2 इंटू डेल्टा t, ठीक है। तो ये लेंथ हमारे पास आ चुकी है, a से a डैश की लेंथ और b से b डैश की लेंथ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब आगे समझते हैं कि यहाँ पर कितना मास फ्लो हो रहा है ना। तो अगर इस फ्लूइड की मास की बात की जाए, मास ऑफ फ्लूइड, क्या मैं इसको लिख सकता हूं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम लिखना होगा तो क्या मैं वॉल्यूम ले सकता हूं एरिया इनटू दिस लेंथ, जैसे इसका वॉल्यूम लिखना हो तो एरिया इनटू दिस लेंथ। तो यहां पर मैं लिख दूंगा ये m हो गया, एरिया A1 और लेंथ कितना है v1 इंटू डेल्टा t, इंटू क्या होगा रो, ये मास आ गया। अब कंजर्वेशन ऑफ मास की बात की जाए तो जो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मास होगा वही तो मास यहां होगा, तो इसी तरीके से यहां भी मास लिख दीजिए। इसी में आगे मैं लिख देता हूं A2 v2 डेल्टा t रो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास होगा, जो फ्लूइड यहां से यहां चला वही फ्लूइड तो आगे पहुंचा। अब देखिए यहां से ये तो एक इक्वेशन मान लीजिए इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसको यूज भी करेंगे, मास की वैल्यू यहां से लेंगे। लेकिन अगर हम यहां कैंसिल करें, इसको कैंसिल करें, देखिए हमारे पास a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 आ जाएगा, जिसे हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं कि ये जो फ्लूइड यहां से यहां गया, इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया, है ना। देखिए क्या लिखेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी,
भाई काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यहां पर इसका मास है m, तो हाफ m, वेलोसिटी है m v2 स्क्वायर। मैं v को जरा वेलोसिटी वाले टर्म बना लेता हूं ऐसे करके, ताकि आपको क्लियर हो सके वेलोसिटी और वॉल्यूम में, माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ m कॉमन ले लिया, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। m की वैल्यू यहां से उठा दीजिए, m की वैल्यू ले सकते हैं a1 v1 डेल्टा t रो, हाफ a1 v1 डेल्टा t रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। चलिए सर हम कोई भी वैल्यू ले सकते थे ना इसमें, a1 v1 की जगह हम हाँ ये भी ले सकते थे, लेकिन हमें चूंकि कहीं कैंसिल कर रहा है ना, तो मैं ये वैल्यू ले चल रहा हूँ, दोनों जगह ये वैल्यू पुट करूंगा, है ना। तो ये क्या वैल्यू आ गई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही जब ये फ्लूइड यहां से यहां पहुंचा है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हुआ, क्योंकि देखिए हेड बदल गया, हाइट बदल गई। तो क्या लिखेंगे, चेंज, इन पोटेंशियल, हाँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बाद में हो गया mgh2 माइनस mgh1, कॉमन ले लेंगे mg और यहाँ h2 माइनस h1। m की वैल्यू वही वहां से पिक कर देते हैं, सेम a1 v1, डेल्टा t हाँ v1 डेल्टा t रो, और ये है h2 माइनस h1। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है चेंज, पोटेंशियल, हाँ इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब अगर वर्क डन की बात की जाए, चलिए दो एनर्जी फाइंड कर लिया, अब वर्क डन की बात करते हैं। तो यहां से इसके ऊपर कितना वर्क डन किया गया वो समझते हैं। तो मैं लिखूंगा वर्क डन ऑन फ्लूइड। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वर्क डन ऑन फ्लूइड इज इक्वल टू वर्क डन, ये लिख दीजिए टोटल वर्क डन, या नेट लिखिए वो ज्यादा सही होगा, अभी मैं समझाऊंगा क्यों नेट लिखना है। ऑन फ्लूइड इज इक्वल टू वर्क डन ऑन फ्लूइड एट ए माइनस वर्क डन बाय फ्लूइड एट बी। देखिए समझिए, फ्लूइड को यहां से यहां पहुंचाने के लिए हमने क्या किया, इस पर फोर्स लगाया। फोर्स की वैल्यू कितनी है, P1 A1, फोर्स की वैल्यू है P1 A1। और फिर क्या किया हमने, यहां हमने फोर्स लगाया है, तो जाहिर सी बात है हमने वर्क किया। लेकिन यही फ्लूइड जब आगे जाता है तो अब तो ये वर्क कर रहा है ना, यस अ फ्लूइड, हाँ, और अब ये वर्क जो कर रहा है, तो हमें क्या मिला, एक बार हमने वर्क किया और दूसरी बार हमें वर्क मिला, तो जो नेट होगा 30 माइनस 30 होगा, क्योंकि यहां हमने किया तो यहां हमें मिला था वापस। अब वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यस सिंपल सी बात है। चलिए लिखते हैं इसको यहां पर। तो जो वर्क डन नेट वर्क डन आएगा, W लिख देते हैं इसको, वो होगा वर्क डन बाय ऑन फ्लूइड, यानी हम लिखेंगे फोर्स F1, तो सीधे सीधे अच्छा लिख देते हैं, अच्छा F1 इनटू हाँ V1 डेल्टा T माइनस F2 इनटू V2 डेल्टा T। F1 की वैल्यू लिख देते हैं P1 A1 V1 डेल्टा T माइनस P2 A2 V2 डेल्टा T। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए, वर्क डन आ गया। देखिए तीन चीजें फाइंड की हमने, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन। अब तीनों का हमें क्या करना है, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन करना है वहां पर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहां पर ये P2 A2 है ना, ये A2 V2, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी क्या था, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो ये जो वर्क डन है, वर्क डन हम लोग लिख सकते हैं P1 A1 V1 डेल्टा T माइनस P2 A1 V1 डेल्टा T। हमने क्या किया कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का यूज कर लिया, यहाँ पर A2 V2 की जगह A1 V1 लिख दिया। अब देखो यहाँ कुछ कॉमन हो जा रहा है,
वर्क डन हो जाएगा E1 V1 डेल्टा T इन ब्रैकेट P1 माइनस P2। अब तीनों टर्म देखिए एकदम क्लियर आ चुके हैं, तो अब क्या करेंगे, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन से लिखेंगे वर्क डन वाले से। क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू नेट वर्क डन होगा मेन, तो ये होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस प्लस सेम होगा प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी वैल्यू कितनी है, काइनेटिक एनर्जी वर्क डन की A1 V1 डेल्टा T P1 माइनस P2 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये रहा हाफ A1 V1 डेल्टा T रो A1 V1 डेल्टा T रो V2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस प्लस A1 V1 ये A1 V1 डेल्टा T रो डेल्टा T रो H2 माइनस H2 माइनस H1 H1। ठीक है, अब देखिए कॉमन क्या है, A1 V1 डेल्टा T, ये तीनों तरफ है, उन तरफ कट जाएगा, यस सर यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है, और यहाँ पर आ जाएगा P1 माइनस P2, इसको ओपन कर देंगे, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा रो H2 माइनस रो H1। ठीक है, रो H2 माइनस रो H1। इसमें एक चीज टर्म छूटा है, जी वाला टर्म होगा क्या, mg m जी नहीं लिखा रो के बाद है ना, यहाँ जी छूट गया है, तो यहाँ पर भी जी होगा, रो के बाद जी, तो यहाँ होगा रो जी H2 माइनस रो जी H1। अब जो देखिए वन वाले टर्म है ना, उसको एक साथ कर लेते हैं, तो देखो P1 है, इसको इधर ले जाओ, और वन वाले कौन सा, ये टर्म है, इसको इधर ले जाओ, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस प्लस H1 रो जी H1 इज इक्वल टू, ये 2 वाले उधर लेके जाओ, तो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। देखिए ये जो हमने डायग्राम बनाया था, यहाँ पर इनिशियल पॉइंट 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ, तो ये जो इस वैल्यू है ये 1 पे तो है, ये क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर हेड है ना, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पहले पॉइंट पर ये तीनों चीजें आ गई, इक्वल टू सेकंड पॉइंट पे क्या है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तीनों पर यूनिट वॉल्यूम है। इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि जो P प्लस रो हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब इसमें एक और क्लैरिफिकेशन है, देखिए ये कब कब होते हैं, ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों कहलाते हैं स्टैटिक प्रेशर। कब होते हैं, क्योंकि ये तो वेलोसिटी की वजह से नहीं है, और ये जो हाफ रो वी स्क्वायर है ना, ये कहलाता है डायनेमिक प्रेशर। तो किसी न्यूमेरिकल में ये भी आ सकता है इस नाम से। अच्छा, कभी कभी क्या करते हैं इसमें ना, डिविज वो करते हैं, रो जी से डिवाइड कर देते हैं, तो इसका दूसरा फॉर्म में लिखते हैं। अगर रो जी से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, P अपॉन रो जी प्लस हाफ V स्क्वायर बाई जी प्लस रो जी से डिवाइड कर देंगे तो H इज इक्वल टू
कांस्टेंट। कुछ जाना पहचाना सा टर्म फिर दिख रहा है आपको, ये टर्म था पर यूनिट वॉल्यूम का, ये वो वेट का है नीचे। और ये हेड वाले टर्म है, हेड वाले, ओ है प्रेशर हेड है ना, वेलोसिटी हेड और पोटेंशियल एनर्जी हेड। तो दोनों टर्म में जो है फॉर्मूला वेरीफाइड है, हेड के फॉर्म में भी और पर यूनिट वॉल्यूम के भी फॉर्म में। अब मैं जरा बात करता हूं कि आखिर इसके लिमिटेशन क्या है, इनके फ्लूइड बर्नौली थ्योरम के लिमिटेशंस क्या है। इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे। लिमिटेशन ये है कि इन्होंने नॉन विस्कस फ्लूइड लिया। नॉन विस्कस का मतलब ये हो कि दो लेयर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा, अगर जो कि रियल में लगता है। अच्छा, लगने से नुकसान क्या है, लॉस क्या है भाई, जब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, हाँ, तो लॉस ऑफ एनर्जी भी है। तो इन्होंने उसको जो है एज्यूम कर लिया कि कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है। तो रियल में जहां पर भी लॉस ऑफ एनर्जी ज्यादा होगा तो आप इससे एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं फाइंड कर पाएंगे। जहां लॉस ऑफ एनर्जी कम होगा वहां पर क्या करेंगे, इसी के मिलता जुलता रिजल्ट आप लोग फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए। इसके बाद हम लोग इसके एप्लीकेशन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन पढ़ना है ना, बर्नौली प्रिंसिपल का। इसका बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है जिसे हम बहुत ज़्यादा यूज भी करते हैं। उसके पहले एक टर्म समझना जरूरी है कि डायनेमिक लिफ्ट क्या होता है। डायनेमिक लिफ्ट इज द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी सच एज एरोप्लेन विंग, ए हाइड्रोफॉयल और स्पिनिंग बॉल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन थ्रू अ फ्लूइड। देखिए, तीन प्रेशर, वहां पर तीन एनर्जी को हमने क्या किया, वहां पर कांस्टेंट था किसी पॉइंट पर। एक तो प्रेशर हेड था, दूसरा वेलोसिटी हेड था, तीसरा पोटेंशियल हेड था। एक बात समझिएगा, जब कहीं पर भी वेलोसिटी कम होगा उस वक्त क्या होगा, जब चीजें कांस्टेंट बन रही हैं भाई, जब चीजें क्या बन रही, प्रेशर हेड पी बाई रो जी और क्या था, हाफ वी स्क्वायर बाई 2g, ठीक है, और h करके था तो h इज अपॉन रो करके था ना, कांस्टेंट। नहीं सर, रोजी कट हो गया था, रोजी h अपॉन रोजी था ना। हाँ, तो h था, h से सॉरी सी। तो एक बात बताइए, जब ये पूरा कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट है ना, तो अगर आप वेलोसिटी डिक्रीज करेंगे, वेलोसिटी डिक्रीज करेंगे तो क्या ये प्रेशर बढ़ नहीं जाएगा? समझिएगा, जैसे मैं कहूं x इंटू वाई इज इक्वल टू 10, x इंटू वाई इज इक्वल टू 10। अगर मैं कहूं y 5 है और x 2 है तो 10 आएगा। मैं कहूंगा y को हमने कर दिया 3 तो x बढ़ जाना चाहिए ना, क्योंकि रिजल्ट हमें 10 लाना है। ऐसे ही है कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। यही बात ये कहता है कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होता है, एक डायनेमिक लिफ्ट आता है। कहां कहां आता है? तीन जगह। एक आता है जनरली, एग्जांपल दिया गया एरोप्लेन विंग्स, जो एरोप्लेन उड़ता है उसके साइड में जो विंग्स होते हैं उसमें, जिसको मैंने यहां पर बनाया दिया है उस शेप में होता है। दूसरा, एक जो क्रिकेटर जो बॉल फेंकते हैं उसको स्पिन कराते हैं, स्पिनिंग में क्या होता है उसको कहते हैं हाइड्रोफॉयल। उस पर कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करता है मैं आपको समझाता हूँ अभी, ठीक है। चलिए, जैसे बॉल जो होता है ना, बॉल को हम जब फ्लाइट करके फेंकते हैं तो क्या होता है, पहले बात तो कर्व पाथ जाता है हवा में, सीधे जाएगा, आप जानते हैं सीधे जाना चाहिए। लेकिन अगर आप बॉल को आपने इस तरीके से रोटेट करा दिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी जो मोशन है, मोशन के जो वर्टिकल एक्सिस है, इस एक्सिस का रोटेट कर, जैसे बॉल है मान लीजिए, ये ऐसे रोटेट कर रहा, कैसे कर रहा है, ऐसे इस तरीके से आगे भी जा रहा है और रोटेट भी कर रहा है। इस तरीके से हमने किसी तरीके से रोटेट करा दिया। अब देखिए, ये एक सरफेस हुआ, ये एक सरफेस हुआ, दोनों सरफेस हैं। जब ये आगे जा रहा है तो ये मैंने यहाँ पर देखिए बॉल बनाया है, ये शेडेड एरिया जो है ये बॉल है और ये रोटेट करते हुए जा रहा है। इसके दो साइड हो गए, एक साइड ये एक साइड ये। तो जब ये आगे जा रहा है तो पीछे का एरिया क्या होगा, वैकेंट होता जा रहा है। जैसे ट्रेन जब आगे जाती है तेजी से तो पीछे एरिया खाली हो जाता है। उस एरिया को फिल करने के लिए आसपास की हवाएं आती है, एयर आती है, जिससे क्या होगा, प्लास्टिक वगैरह चली आती है। कभी कभी बहुत तेज अगर जाएगी, आप पास में खड़े हैं तो आप भी पीछे चले जाएंगे पीछे। क्यों? क्योंकि एरिया वैकेंट हुआ है, उस एरिया को फिल करने के लिए आसपास की एयर आती है। तो बॉल जब आगे जाती है तो पीछे का एरिया खाली हुआ, इस एरिया को फिल करने के लिए क्या हुआ, एयर आगे से पीछे जाएंगी। जो एयर आगे से पीछे जा रही है, अब देखिएगा दोनों साइड की बात देखिएगा। इस साइड की बात की जाए तो इस साइड बॉल का जो मोशन ऐसे है, बॉल का मोशन क्या है, इस तरीके से,
इस तरीके से, यानी वो बॉल का मोशन और एयर का मोशन क्या है, अपोजिट है। तो जब बॉल का मोशन और एयर का मोशन अपोजिट है तो क्या यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज होगा? यहां पर देखिए बॉल का मोशन इस तरीके से है और एयर का मोशन इस तरीके से है, तो यहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो यहां पर वेलोसिटी ज्यादा और यहां पर वेलोसिटी कम होगी। देखिए मैंने यहां पर लिखा है लो वेलोसिटी हो गया, तो इसका मतलब प्रेशर यहां पर ज्यादा होगा, लो वेलोसिटी है ना। हाँ, लो वेलोसिटी मैंने लिखा है यहाँ पर लो वेलोसिटी हो गया, तो क्या हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया। और यहां पर क्या होगा, नीचे वेलोसिटी हाई है तो इसलिए क्या होगा, प्रेशर कम होगा। तो एक तरफ प्रेशर ज्यादा, एक तरफ प्रेशर कम, तो क्या होगा, बॉल जो सीधे जाने चाहिए वो हवा में ही घूमेगी। इसी को कहते हैं स्विंग कराना, एयर में ही, हवा में स्विंग होती है। तो बॉल सीधे नहीं आकर के बॉल हवा में ही क्या घूम जाती है, और टप्पा खाने के बाद तो अलग घूमती है, वो तो अलग स्पिन होता है, लेकिन क्या होता है, हवा में ही घूमने लगना होता है ना। इसमें क्या होता है, बॉलर बहुत मशहूर थे, जैसे वसीम अकरम, वकार यूनिस, ये लोग क्या करते थे, बॉल को हमेशा क्या करते, एक साइड से रब किया करते थे, रब करते रहते थे ताकि फ्रिक्शन ज्यादा हो। जब ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो एयर की वेलोसिटी और डिक्रीज करेगा, वो जितना ज्यादा डिक्रीज करेगा उतना ही ज्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, और जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा उतना ही हवा में बॉल टर्न करती जाएगी, हवा में टर्न करेगी, और टप्पा खाने के बाद अलग टर्न करती है। इसी को कहते हैं मैग्नस इफेक्ट, मैग्नस इफेक्ट, ठीक है, क्या कहते हैं, मैग्नस इफेक्ट। और इसी को कहते हैं हाइड्रोफॉयल, जो इसके तरफ जो एयर फ्लो किया है स्पिनिंग का बॉल का, उसे कहते हैं हाइड्रोफॉयल। अब जो हमारे एयर विंग्स बने होते हैं कि हवाई जहाज ऊपर कैसे उड़ता है, भाई देखिए हेलीकॉप्टर जो ऊपर जाता है उसका मेन एक रीजन होता है कि उस पर फैन लगा है, और वहां पर न्यूटन्स का थर्ड लॉ काम कर रहा है कि वो प्रेशर नीचे कर रहा है और थर्ड लॉ से उसको ऊपर प्रेशर मिल रहा है तो उसको लिफ्ट कर जा रहा है। लेकिन हम किसी अगर एरोप्लेन की बात करें तो वो कभी भी उसमें जो है फैन नहीं लगा होता ऊपर कि जो उसको लिफ्ट कर सके, तो उसका स्ट्रक्चर बना होता है एरोफॉयल, सिंपल सा। एरोफॉयल के स्ट्रक्चर इस तरीके से बने होने की वजह से एक साइड एयर की स्पीड कम होती है, एक साइड एयर की स्पीड ज्यादा होती है। जिधर स्पीड कम होगी प्रेशर ज्यादा होगा, एक तरफ स्पीड ज्यादा होगी प्रेशर कम होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तरफ जब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ तो लिफ्ट प्रोड्यूस होगा, तो यहां से क्या होगा, लिफ्ट करेगा इसको। इसीलिए क्या करते हैं, पहले प्लेन को रनवे पे चलाते हैं तेज, ताकि एयर की स्पीड बढ़ जाए। तो जब एयर की स्पीड बढ़ी तो दूसरे साइड एयर की स्पीड कम हुई, तो एयर में स्पीड में डिफरेंस ज्यादा क्रिएट होगा। जितना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा उतना ही प्रेशर डिफरेंस ज्यादा क्रिएट होगा, और उतना ही डायनामिक लिफ्ट इस पर वर्क करेगा, और धीरे धीरे प्लेन क्या होगा, लिफ्ट कर जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये मेन एप्लीकेशन से दो मेन एप्लीकेशंस हैं इसके, बर्नौली थ्योरम की। चलिए नोट कर लीजिए इसको आप लोग।